जो लोग जोड़े से आए हैं उन्हें जोड़े से प्रणाम करता हूं। जो किसी कारण अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आए उनसे मेरा निवेदन है घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर ले। इसमें भावना मेरी रहेगी, स्पर्श तो आप लोगों का ही रहेगा। कुछ ऐसे मेहमान भी होंगे जो दूसरों की गाड़ी में बैठकर आए हैं, है ना, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। अब उनकी टेंशन ये है कि जब तक सामने वाला नहीं जाए वो भी नहीं जा सकते। इक्का दुक्का खाली कुर्सियां नजर आ रही, इन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे देश में कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी है कि यहाँ खाली कुर्सियां देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी आशावादीता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हमारे मंच पर भी एक से एक कवि है और सबके सब आशावादी हैं, लेकिन सबसे बड़े आशावादी हैं पंडित जी। आप उन्हें देख रहे होंगे, सबसे बड़े आशावादी हैं। कल उन्होंने अपना मोबाइल लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज कराया। मैंने कहा पंडित जी भरोसा है? बोले हाँ बेटा, कंपनी पर पूरा भरोसा है। और अब देखिए हास्य का माहौल में बनाना चाहता हूं। अभी तक आप अनामिका जी से गीत गजलें सुन रहे थे, इनके बाद मुझे सुनना आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर के गीत के बाद छगन भुजबल का भाषण। पर मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो। इन्होंने प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बातें कही, चार चार पंक्तियों की। एक हास्य कवि प्यार मोहब्बत के बारे में क्या बात करेगा बताइए? 2 पंक्तियों में निपटाएगा प्यार को। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। उन लोगों के लिए जो अनामिका जी के लिए बहुत तालियां बजा रहे थे, हाँ आपके लिए ही है। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। मैं कहता हूं प्यार इतना करो कि गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आपके साथ फरार हो जाए। एक हास्य कवि प्यार के बारे में क्या बात करेगा? जमाना बदल रहा है? क्योंकि प्यार व्यार तो एक बहाना है। आंखों से आंख मिले न मिले, होठों से होठ मिलाना है। प्यार व्यार तो एक बहाना है, आंखों से आंख मिले न मिले, होठों से होठ मिलाना है। यही स्टाइल है आजकल के आशिकों का। क्या करे, अशोक कुमार का नहीं इमरान हाशमी का जमाना है। वाह 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 वाह। तो चलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, हास्य का दौर शुरू करना चाहता हूं। लेकिन देखिए अभी तक मुझे थोड़ी सी शिकायत है, आप ऐसे सुन रहे थे जैसे संतोषी माता की कथा चल रही हो। ये हास्य का मामला है, मैं वन लाइनर आदमी हूं। एक एक पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। जहां भी आपको बात अच्छी लगे अपनी तालियों से, अपने ठाकों से मुझे बताते रहना, क्योंकि आपकी तालियां बताएगी कि मुझे यहाँ कितनी देर खड़ा रहना है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बस इसी तरह मैं तो देखिए लंबी कविताएं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, अपने को कठिन शब्द आते ही नहीं, और हम तो कठिन को भी सरल कर देते हैं। पिछले दिनों मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटे इस श्लोक का अर्थ बताओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय है। मैंने कहा तू सो जा मां, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। हाथ से बातचीत से निकल कर आता, केवल शब्दों पे ध्यान देना और बात का मजा लेना कि हंसी कहां कहां से निकल कर आती है। मैं बंबई से आ रहा हूं, बंबई में मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा होटल ताज का क्या लेगा? वो बोला बेचना ही नहीं है। मैंने कहा वहां जाने का क्या लेगा? वो बोला 100 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए कौन देगा? मैं तो 50 रुपए दूंगा। वो बोला 50 में कौन लेकर जाएगा? मैंने कहा तू पीछे बैठ। और आप तो राजस्थान के लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, अपना कोई जवाब है? मैं भी राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, लक्ष्मणगढ़ का हूं, इसलिए आज आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। बताइए अपना कोई जवाब है? अपनी तो भाषा में हंसी है। वो 2 मारवाड़ी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली मारा पति देवता है, दूसरी बोली तू नसीबदार है, मारा तो जीवता है। कोई जवाब है अपना? बड़े प्रैक्टिकल होते मारवाड़ी लोग। अपनी कोई ताकत का अंदाजा है किसी को? वो एक मारवाड़ी सज्जन अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपने ससुराल गए। सास ने अपनी लड़की को देखा और कहा हमारी लाख रुपया की डीकरी की क्या हालत कर दी। जवाई बोला 50,000 में वापस चाहिए। इतने प्रैक्टिकल लोग। मैं बंबई में रहता हूं और कहां कम करना ये भी हम देखिए अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो अपने साथ घटी एक घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मजा लेना। मैं पिछले दिनों सब्जी मार्केट गया, मैंने केले वाले से पूछा केले क्या भाव दिए? उसने कहा 15 रुपए दर्जन। मैं बंबई में रहता हूं और वहां दर्जन का हिसाब है। उसने कहा 15 रुपए दर्जन। मैंने कहा कुछ कम कर यार। अब मुझे पता नहीं था वो भी मारवाड़ी है। उसने 2 केले ही कम कर दिए। बहुत सुंदर।
कहां कम करना ये हम अच्छी तरह जानते हैं। एक दूसरे केले वाले से पूछा केले क्या भाव दिए, उसने कहा 1.5 रुपए का एक। मैंने कहा 1 रुपए में देगा? वो बोला 1 रुपए में तो छिलका मिलेगा। मैंने कहा ये ले 50 पैसे छिलका रख, केला दे दे। अपने टारगेट ऐसे ही पूरे होते हैं क्या? मेरे मोहल्ले में एक सज्जन बिल्कुल अकेले रहते थे, एक दिन गुजर गए। जब उन्हें ले जाने लगे तो एक आदमी रोता हुआ आया, बोला बड़े भले आदमी थे, एक बार इन्होंने मुझे 5,000 रुपए उधार दिए। लोगों ने कहा देखो इनका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, वो पैसा इनके सिराने रख दो, इनके साथ चला जाएगा तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। उसने 5,000 रुपए उनके सिराने रख दिए। तभी एक मेरे जैसा आया, बोला एक बार इन्होंने मुझे भी 5,000 रुपए उधार दिए थे। लोगों ने कहा तुम भी रख दो। अब उसने क्या किया, तुरंत एक 10,000 का चेक काटकर उनके सिराने रखा और 5,000 कैश उठा लिए। वाह 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 वाह। अपन तो खर्चा बचाने के मामले में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं। एक डेंटिस्ट के पास एक आदमी आया, बोला एक दांत निकलवाना है। डेंटिस्ट ने कहा 300 रुपए। वो बोला 300 रुपए इतने ज्यादा? डेंटिस्ट ने कहा देखो सबसे पहले तुम्हें शून्य करने का इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर तुम्हें बाहर 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बिना किसी तकलीफ के दांत निकाल दिया जाएगा। जो पैसे हैं वो इंजेक्शन के हैं, उससे दर्द नहीं होगा। उस आदमी ने कहा यदि बिना किसी इंजेक्शन के तुरंत दांत निकलवाना हो तो? डेंटिस्ट ने कहा तब केवल 20 रुपए, लेकिन सोच लो दर्द बहुत होगा। उसने कहा दर्द की चिंता मत करो, तुरंत दांत निकालो। डेंटिस्ट ने खींचकर दांत निकाल दिया। उस आदमी ने चू तक नहीं की, चुपचाप 10 रुपए देके चला गया। शाम को वही डेंटिस्ट अपने दूसरे डेंटिस्ट दोस्त के साथ बैठा था। बोला आज मेरे पास एक शेरदिल मरीज आया, उसने न तो शून्य करने का इंजेक्शन लगवाया, न चीखा न चिल्लाया, केवल 10 रुपए में दांत निकलवाया। यह सुनकर दूसरे डेंटिस्ट ने अपना सर पकड़ लिया। पहला बोला क्या हुआ? दूसरा बोला वो इंजेक्शन मुझसे लगवा कर गया था। मैंने उससे कहा था बाहर 15 मिनट वेट कर, और वो बेटा तेरे पास आ गया। जवाब है मारवाड़ी लोगों का, बताओ है? कोई जवाब नहीं है। देखिए मैं तो आपको बताता हूं, राजस्थान के लोगों का वाकई कोई जवाब नहीं। सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने सौंदर्य बांटना शुरू किया तो उसने कश्मीर से सौंदर्य बांटना शुरू किया। आप देखिए कश्मीर के लोग कितने खूबसूरत होते हैं। कश्मीर से होता हुआ हिमाचल प्रदेश से आया, राजस्थान आया, राजस्थान में भरपूर सौंदर्य बांटा, स्टॉक खत्म हो गया, साउथ वैसे ही रह गया। तो साउथ के लोगों ने ईश्वर से शिकायत की। ईश्वर ने कहा कोई बात नहीं, बुद्धि बांटनी साउथ से शुरू करूंगा। आप ईश्वर ने साउथ में भरपूर बुद्धि बांटी। आप देखिए हर जिम्मेदार और गैर सरकारी और सरकारी जिम्मेदार पदों पे साउथ इंडियन ज्यादा होते, जिम्मेदारी के पदों पर होते ही है। ईश्वर ने साउथ में भरपूर बुद्धि बांटी। महाराष्ट्र आया, गुजरात आया, राजस्थान आया, भरपूर बुद्धि बांटी, स्टॉक खत्म हो गया। पंजाब और हरियाणा वैसा ही रह गया। तो हमारे राजस्थान के लोग वो खुश नसीब लोग हैं जिनके हिस्से में सौंदर्य भी आया है और बुद्धि भी आई है, महाराणा प्रताप की वीरता भी आई है और पन्नाधाय का त्याग भी आया है। और सौंदर्य तो है ही, साथ में सौंदर्य के साथ देखिए परंपरा भी है, इसलिए ये सुंदरता अच्छी लगती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुंदरता हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है। देखिए हमें आंखें इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उस पर पलकों का पर्दा है। शरीर इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि उस पर त्वचा का पर्दा है। भाषा इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उसमें भावनाओं का पर्दा है। और जीवन इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि उसमें संस्कारों का पर्दा है। सुंदरता हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है। फिर भी हम लोगों का वाकई कोई जवाब नहीं साहब। एक अमेरिकन, एक जेपनीज और एक जर्मन बैठे थे। अमेरिकन बोला मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी खोज है, जेपनीज बोला सिम कार्ड हमारी खोज है, जर्मन बोला ब्लूटूथ हमारी खोज है। वहीं एक इंडियन भी बैठा था, शान से खड़ा होकर बोला मिस कॉल हमारी खोज है। बताइए ऐसी हंगामा कैश टेक्निक है किसी के पास? अपने लोग शेयर मार्केट में केवल मिस कॉल से करोड़ों का लेन देन रोज कर रहे हैं। मैं एक मिस कॉल छोड़ू तो रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लेना, मैं 2 मिस कॉल छोड़ू तो टाटा मोटर्स बेच देना। मिस कॉल से सौदे हो रहे हैं। और असली मारवाड़ी वो है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है। अमेरिका ने चोरी पकड़ने की मशीन बनाई, उस मशीन ने अमेरिका में 1 घंटे में 300 चोरी पकड़ी, रशिया में 1 घंटे में 500 चोरी पकड़ी। फिर वो मशीन चोरी पकड़ने इंडिया आई, 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। अपने यहां अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। वो एक जैपनीज भारत आया, उसने एयरपोर्ट से होटल के लिए एक ऑटो किया, रास्ते में एक होंडा गाड़ी ने ओवरटेक किया।
जेपनीज बोला होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ दूर जाकर एक टोयोटा गाड़ी ने ओवरटेक किया, जेपनीज बोला टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। तभी होटल आ गया, जेपनीज बोला हाउ मच, ऑटो वाला बोला 2000 रुपीज, जेपनीज बोला दिस इज टू मच, ऑटो वाला बोला मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। बहुत बढ़िया। अपने यहाँ अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते। वो एक अमेरिकन डॉक्टर इंडिया आया, अमेरिकन डॉक्टर, उसने हैदराबाद के रेलवे स्टेशन की बुक स्टॉल पर एक बुक देखी और वहीं हार्ट अटैक से मर गया। बुक थी हाउ टू बिकम ए डॉक्टर इन 30 डेज, MRP 15 रुपए, वही मर गया। बताइए 30 रुपए में डॉक्टर बनाया जा रहा है। तो यहां अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते। जमाना कितना बदल गया। देखिए हम 5 दिन के टेस्ट मैच से 3 घंटे के 20-20 पे आ गए, और अब तो गुजराती और मारवाड़ी भी क्रिकेट में आ गए हैं। इनका कहना साफ है, बल्ला कोई भी चलाए, गल्ले पे तो हम ही बैठेंगे। जमाना बदल गया है, शॉर्ट चीजें शॉर्ट हो रही है। माताजी को पहले मम्मी कहते थे, फिर मॉम कहने लगे, अब मम। मम, एक बच्चे ने मुझसे कहा शी इज माई मम, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन मिनिमम, ये बड़ी बहन मैक्सिमम। पिताजी को पहले पापा कहते थे, फिर पॉप कहने लगे, अब पा। पा, पहले कहते थे पिताजी आइए, फिर कहने लगे पापा आओ, अब कहते पा आप। सम्मान कम होता जा रहा। कुछ दिनों में तो ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ इशारों से काम चलेगा। सम्मान कम होता जा रहा है। एक पिता ने अपने बड़े लड़के से कहा, बेटा जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। लड़का बोला मैं नहीं लाता। बाप को गुस्सा आया तो छोटे लड़के ने प्यार से समझाया, रहने दो पिताजी, ये तो है ही बदतमीज, आप ऐसा करो खुद उठकर ले आओ और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। बात अच्छी लगे तालियां बजनी चाहिए जोरदार। मुझे इस मोहल्ले से भी तालियां चाहिए ना। हमारे देश में देखिए, खासकर मारवाड़ी समाज में रिश्तों में जो प्यार है, उस प्यार के कारण जो खट्टी मीठी तकरार है, उसका अलग ही मजा है। वो एक औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा, हमारा गैस लाइटर खराब हो गया, तुम्हारे पास माचिस है? तो देवरानी और जेठानी ने मिलकर अपनी ननद को आगे कर दिया, इसे ले जा, ये जहां भी जाती है आग ही लगाती है। रिश्तों में जो प्यार और प्यार के कारण जो तकरार है, उसका मजा ही अलग है। 2 औरतें चौपाटी पर बैठी थी, तभी एक को अपनी सास आती दिखाई दी। वो दूसरी से बोली, वो देख सुनामी आ रही है। पहले कहावत थी नेकी कर कुएं में डाल, अब कहावत है सब कुछ कर फेसबुक पे डाल। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हंसी पैदा होती है। मैं एक व्यंग्य कविता से अपनी शुरुआत करना चाहता हूं, यदि आपका इधर के मोहल्ले में अभी भी आवागमन लगा हुआ है। हाँ, जिस तरह से मेहमान आ रहे, भंडारी जी मुझे लग रहा सबको अलग अलग टाइम दिया आपने। हाँ, ये हमारी भारतीय परंपरा है। मैंने तो रेलवे इंक्वायरी में पूछा क्या अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी टाइम पर है? वो बोला टाइम को मार गोली लाइन पर है, यही क्या कम है? और जैन समाज है ना, यहाँ जैन समाज वाकई देखिए अद्भुत समाज है। अपनी हर जगह इनकी एक विशिष्ट पहचान है। बंबई में तो देखिए रेस्टोरेंट में अलग मेनू होता है, जैन सेव पूरी, जैन भेलपुरी, जैन पाव भाजी है। अभी तो कार भी आ गई है मारुति जैन। पिछले दिवाली पर मैंने पटाखों की दुकान पर एक दुकान देखी, जैन पटाखे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा कैसे पटाखे? बोले बहुत अच्छे, मैं 10,000 के खरीद कर ले आया, एक भी नहीं फूटा। मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा कि तुम तो कह रहे थे अच्छे। बोला हमने तो पहले ही कहा था जैन पटाखे अहिंसक। बहुत अच्छा, वाह वाह। अपने समाज की बात ही अलग है। अपने समाज के बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। वो आजकल तो बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे अपने समाज में, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा, जा कहीं जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आप मर गए हो, या कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। ये अपने समाज के बच्चे। मैंने एक बच्चे से कहा गाय का दूध जल्दी फट जाता, वो जल्दी नहीं फटे, उसके लिए क्या करे? बच्चा बोला उसे गाय में ही रहने दे। बच्चे घर वालों की पोल खोलते हो। देखिए हमारे समाज के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए। बात अच्छी लगे तो मुझे तालियों के साथ बताना। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, बाद में बात अच्छी लगे तब एडवांस पेमेंट नहीं करना। वो एक 8वीं क्लास के लड़के ने अपने प्रिंसिपल को फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिखी। 8वीं क्लास के एक लड़के ने अपने प्रिंसिपल को फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिखी है। वो एप्लीकेशन देखना,
टू द प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड सर, बात यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे फीस के लिए 5,000 रुपए दिए, पर वो सब मेरी नादानी से इधर उधर खर्च हो गए। 500 रुपए की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 500 रुपए की होटल में पार्टी दे दी, 500 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवाया, 500 रुपए का गर्लफ्रेंड को रिचार्ज करवाया, बचे 3,000 रुपए। उसकी शर्त लगाई, शर्त थी कि इंग्लिश वाली मैडम का चक्कर मैथ्स वाले सर के साथ चल रहा है। पर मैं शर्त हार गया, क्योंकि प्रिंसिपल साहब अभी अभी पता लगा है कि उसका चक्कर तो आपके साथ चल रहा है। अब आपके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो फीस माफ या राज का पर्दाफाश। और उसकी फीस माफ हो भी गई। तब तक कुछ और मेहमान आ गए, स्वागत है। मुझे लग रहा है जब तक मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा सब आ जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है भंडारी जी आपने, चारों तरफ से इनकमिंग फ्री है। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन का हाथ से, अगर ऑब्जर्वेशन को आप पहचान जाएंगे आपको मजा आएगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा, सुनते हो अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए, कौन से, होटल ताज वाले या ओबेराय वाले? हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। मेरे मोहल्ले में एक चाचा जी हैं, कल अपना सर पकड़कर बैठे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले घोर कलयुग आ गया बेटा, आज मैंने मंदिर के बाहर एक लड़के को सिगरेट पीते हुए देखा। क्या बताऊं, मेरे हाथ से विस्की का गिलास गिर गया। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन और है, हमारे देश में हर आदमी नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी हर जगह नजर आएगी। आप गौर करना, किसी की शादी में जाएंगे, उसी की मिठाई खाएंगे, लेकिन फेरों के टाइम बाजू वाले के कान में कहेंगे टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। कुछ लोग तो इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई कार खरीद कर लाएगा तो पड़ोसी सबसे पहले देखने जाएगा, फिर घर आकर अपनी बीवी को बताएगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। ऑब्जर्वेशन, मुझे तो याद है एक आदमी ने लगातार 25 बार रक्तदान किया तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया, यह कहकर कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। क्या बात है, वाह 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 गौरव। अब एक आदमी की लाख कोशिश के बावजूद शादी नहीं हुई, वो अपनी मां के साथ मन्नत मांगने गया, वहां उसकी मां खो गई। वो बोला या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं बापू की भी गवाही। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता अब तलवारें दिखती है कहीं? यह रिवॉल्वर का जमाना है और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? भाई बहुत सुंदर बात को समझो अच्छी तरह। हाँ, कुछ ज्ञान की बातें कर रहा हूं मैं। मेरे एक दोस्त की बीवी पिछले 2 घंटे से चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ? वो बोला 2 घंटे पहले इसने मुझसे लिपस्टिक मांगी, मैंने फेविक्विक दे दी। छोटी छोटी बातें, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें की। और मैं तो देखिए एक बात कहता हूं हास्य कवि होने के नाते कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है प्यार। प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान राम को भी पहले लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ। हा? लेकिन हमारे देश में प्यार का नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। और हमारे देश में पति पत्नी के संबंध बड़े अजीब है, यानी कि अजीबो गरीब है, यानी कि अजीब ढंग के गरीब है। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने कहा आपकी जोड़ी तो बिल्कुल राम सीता सी है। वो बोला क्या खाक राम सीता सी है? मैं तो कोई इसे उठाकर ले जाता नहीं, ये धरती में समाती है। कई तरह की बातें। भ्रष्टाचार पे देखिए, मैं एक व्यंग्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात अच्छी लगे तो यहां से वहां तक तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद देना। मेरी ज्यादातर कविताएं 4-4 पंक्तियों में समाप्त हो जाती, लंबी कविताएं याद नहीं रहती। मजा लेना। भ्रष्टाचार पे 4 पंक्तियां, सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे 4 पंक्तियां। बात अच्छी लगे तो यहां से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना, क्योंकि बात मुझे याद आती है। प्राइमरी स्कूल की एक मैडम ने कहा, एक बच्चे से कहा, इन 3 शब्दों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करो। निराशा, आशा और विश्वास। निराशा, आशा और विश्वास। बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 2011 में देश के नेताओं ने करोड़ों के घोटाले किए, देश की जनता को निराशा हुई। 2012 में इन पर मुकदमे चले, देश की जनता को आशा हुई।
2013 में सब निर्दोष साबित हो जाएंगे, देश की जनता को विश्वास है। तो 4 पंक्तियां भ्रष्टाचार पे देखिए कि महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना 1-1 दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना 1-1 दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कहा क्या होता है 1-1 दिन के वेतन से? ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो 1-1 दिन के वेतन के बजाय अपनी 1-1 दिन की ऊपरी इनकम दो। वाह 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 वाह। देखिए, आदमी को हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। देखिए, अन्ना हजारे कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने सरकार को निपटा दिया। रामदेव बाबा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, खुद निपट गए। और कॉन्फिडेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बिठाया गया। पायलट ने घोषणा की अब ये प्लेन आप सबको लेकर उड़ेगा, आसमान का एक चक्कर लगाकर फिर से धरती पर उतार देगा। ये प्लेन आप ही के कॉलेज के एक स्टूडेंट ने तैयार किया है। यह सुनते ही सारे प्रोफेसर उतर गए, केवल प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। पायलट बोला क्या बात है, आपको अपने स्टूडेंट की काबिलियत पर इतना भरोसा है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह प्लेन आसमान का एक चक्कर लगाकर फिर से धरती पर उतार देगा? प्रिंसिपल साहब बोले मुझे अपने स्टूडेंट की काबिलियत पर इससे भी ज्यादा भरोसा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। उड़ना और उतरना तो दूर की बात, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मेरे पास एक दिन तिहाड़ जेल से जेलर का इनविटेशन आया, एक बार यहां आओ, कैदियों को हंसाओ, इनके अंधेरे जीवन में कुछ उमंग कुछ उल्लास भरो और कुछ अच्छी अच्छी बातें कैदियों की तारीफ में करो। अब कैदियों की तारीफ में क्या कहे? ये तो कह नहीं सकते कि आपने जरूर कोई नेक काम किया है, इसलिए सरकार ने आपको यहां का राशन कार्ड दिया है। फिर भी कुछ तो कहना था। मैंने जाकर कैदियों से कहा बड़े खुश नसीब है, भाग्यवान है, क्योंकि ये जेल नहीं भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। क्या बात है। आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया था, इसलिए आप वहां हैं जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आपकी तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के साथ तुलना है। तभी एक कैदी बोला बकवास बंद कर, भगवान कृष्ण एक रात में सरक गए थे, यहां 25 साल रुकना है। मजा आ रहा, अच्छा लग रहा ना? चलिए जी, हाँ, कई तरह की बातें ये देखिए। और अब ये कैमरे वाले भाई साहब को देखकर मुझे कुछ अच्छी बातें याद आ रही है। एक एक बात पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, बात अच्छी लगे तो। मीडिया पर, टीवी पे बहुत सारी बातें की हमारे कवियों ने। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश का मीडिया वाकई बहुत आगे बढ़ गया है। 24-24 न्यूज चैनल, आप सोचिए 24-24 तो केवल न्यूज चैनल है जो दिन रात खबरें बताते हैं। भगवान जाने ये इतनी खबरें कहां से लाते हैं। एक जबरदस्त कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अभी 2 महीने पहले दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ तो जी न्यूज ने 3 बताए, स्टार न्यूज ने 4 बताए, बाद में दोनों ने माफी मांग ली। अच्छा, दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, छोड़ यार कौन देख रहा है। और ये चैनल इतने तेज कि इधर घटना घटी और इधर ये कैमरा लेकर हाजिर, और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप केवल न्यूज चैनल देखना, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो पिछले साल बॉम्बे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई तो बड़ी बरसात में वो एक चैनल रिपोर्टर हर आने जाने वाले से पूछ रही है आपको कैसा लग रहा है। अब लोग बारिश से बचे हैं, उसके सवालों का जवाब दे। सब बचकर इधर उधर भाग रहे थे, फिर भी एक गरीब को पकड़ ही लिया। बोली बॉम्बे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, इसमें आपको कैसा लग रहा है? वो बोला गीला गीला लग रहा है। और क्या कहे बेचारा। एक आदमी बारिश में बुरी तरह फंसा था, एक टूटे हुए छप्पर के नीचे पड़ा था, वहां तक माइक घुसाकर पूछा आपको कैसा लग रहा है? वो बोला एक बार बाहर निकाल, फिर बताता हूं कैसा लग रहा है। अभी 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई, आप जानते होंगे, जानते हैं ना? किसके साथ? मान्यता के साथ। कितना तगड़ा जनरल नॉलेज है इस मोहल्ले का। अभी 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई मान्यता के साथ। संजय दत्त हमारे देश में अकेले ऐसे पति हैं जो मान्यता प्राप्त पति है। तो 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई तो सारे मीडिया वाले बाराती बनकर पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ है संजय दत्त, जिनकी आज शादी हुई है और कल ये हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ तो संजू बाबा, क्या आप अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा रहे हैं? बड़े अजीब सवाल। जब करगिल का युद्ध हुआ तब हमारे एक जवान को गोली लगी, ये मीडिया वाले तुरंत वहां पहुंच गए और शुरू हो गए। आप देख रहे हैं इस समय करगिल का युद्ध चल रहा है, यहां चारों तरफ बड़ी चहल पहल है, जैसे कुंभ का मेला चल रहा हो। हमारे एक जवान को गोली लगी है, आइए इनसे पूछते हैं इन्हें ये गोली कैसे लगी।
जवान बोला ऐसा है, मैं अपने घर पर आराम कर रहा था, गोली आई, दरवाजा खटखटाया, बोली लगूंगी। एक दूसरे घायल जवान से पूछा जब बम गिरा तो वो क्या फट गया था? वो बोला नहीं, वो रेंग कर मेरे पास आया और बड़े प्यार से बोला फुस। एक आता है ब्रेकिंग न्यूज, आप देखिए हर 10 मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज कम होती है, जोकिंग न्यूज ज्यादा होती है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, अभी अभी पता चला है दिल्ली में बर्फ गिरी है। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता है शीतल। शीतल, हमें बताएं दिल्ली में बर्फ कैसे गिरी? उधर से शीतल ने कहा एक आदमी चांदनी चौक से साइकिल पर बर्फ लेकर जा रहा था, गिर गई। ये ब्रेकिंग न्यूज, ये न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले ये न्यूज बताते थे, आजकल बनाने लगे हैं। न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाते रहेंगे। एक अकेली लड़की रात में 4 लड़के साथ में, क्या हुआ होगा? देखिए आज रात 10 बजे सनसनी। अब लोग इसी चक्कर में सोते नहीं है कि क्या हुआ होगा, रात को 12 बजे तक जगे रहते हैं, क्या हुआ होगा पता ही नहीं चलता। आदमी न्यूज देख रहा है या हॉरर फिल्म देख रहा है। ध्यान से देखिए, यह कातिल आपके घर में भी हो सकता है। अब बेटा अपने बाप को शक की नजर से देखता है। ये न्यूज चैनल वाले कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी। अभी देखिए मंगल ग्रह की खोज चल रही है, अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर दिए। एक दिन अमेरिका का यान मंगल ग्रह पर उतरेगा, उसमें से एक अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलेगा तो देखेगा 2 लोग वहां पहले से मौजूद है। वो आश्चर्य से पूछेगा आप कौन? तो आवाज आएगी कैमरामैन के साथ में दीपक चौरसिया, आज तक। क्या बात है, वाह 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 गौरव, वाह। अच्छा लग रहा ना, मजा आ रहा है? देखिए एक ही सूत्र सीखने को मिलेगा हमारे साथ रहकर, हमेशा मस्त रहो, क्योंकि जिसमें मस्ती है बस उसी की हस्ती है? हमारे आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि जिसमें मस्ती है बस उसी की हस्ती है। और एक बात ध्यान रखना, मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता। और अगर आगे की बात में आपको दम नजर आए तो उसे अपने जीवन में उतार लेना और इनके समर्थन में तालियां बजाना। मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जहां जाता वहीं स्वर्ग बन जाता है। मस्ती में कई प्रॉब्लम सोल्व हो जाती साहब, और हम तो मारवाड़ी लोग हैं, मस्ती हमारे अंदर है। मैं पिछले दिनों बंबई से जयपुर जा रहा था बाय ट्रेन, मेरे सामने 2 अंग्रेज बैठे थे। एक ने पूछा ये चेन खींचने से क्या होता है? दूसरा बोला 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। दोनों ने अपनी अपनी जेबें देखी, एक ने कहा मेरे पास 200 रुपए, दूसरे ने कहा मेरे पास 300 रुपए। बन गया काम, दोनों ने मिलकर चेन खींच ली। गाड़ी रुक गई तो एक ही नजर मुझ पर गई, उसने दूसरे के कान में कहा आप जुर्माना अपने को नहीं देना पड़ेगा। पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा चेन किसने खींची? दोनों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी, और हिंदुस्तान में भी राजस्थान का आदमी, बचकर निकलने का रास्ता पहले देखता है। पुलिस ने मुझसे पूछा तुमने चेन खींची? मैंने कहा खींची। पुलिस ने पूछा क्यों खींची? मैंने कहा इन दोनों फिरंगियों ने मुझे डराया, धमकाया, मारा पीटा और मेरे 500 रुपए छीन लिए। आप चेक कीजिए, 200 इसके पास है, 300 इसके पास है। वाह 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 वाह। बताइए अपना कोई जवाब है? तो छोटी छोटी बातें होती जिनसे हंसी पैदा होती। में एक कई तरह की बातें हैं, देखिए व्यंग्य कहीं से भी निकल कर आता है। मुझसे किसी ने पूछा पिछले 100 सालों में हमारे देश ने क्या खोया क्या पाया? मैंने कहा भगत सिंह को खोया और अमर सिंह को पाया। हम 1947 से AK-47 तक आ गए। अच्छा, आजादी के 64 साल में हमारे देश ने प्रोग्रेस बहुत की है, और प्रोग्रेस की डेफिनेशन अलग है। अब देखिए विसंगतियों पर जहां मेरी नजर गई हो, अगर आपके दिल को छू जाए तो तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद देना। आजादी के 64 साल में हमारे देश ने प्रोग्रेस बहुत की है, और प्रोग्रेस की डेफिनेशन यह है कि अब आप यूरोप कम से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन घर से एयरपोर्ट पहुंचने में आपका ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है। घर के नल में पानी नहीं आता, लेकिन मिनरल वाटर गली गली में मिल जाता है। पिज्जा खाने का मन हो, डिलीवरी 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन आदमी मर रहा हो तो एम्बुलेंस 2 घंटे तक नहीं आएगी। दाल 100 रुपए किलो है, सिम कार्ड फ्री। जूते ऐसी शोरूम में मिलते हैं और ताजा सब्जियां फुटपाथ पर बिकती है। क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को 1 लाख रुपए मिलते हैं।
और कई बार ये होता है जो चीज सामने नजर आ रही हो, एक रचना में आपके सामने इस दौर में अंतिम रूप से पेश करना चाहता हूं। देखिए वाकई में, क्योंकि ये मंच बड़ा समृद्ध मंच, आदरणीय भंडारी जी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। मैं पहले भी कई बार आया हूं, इस मंच पे 2 बार आ चुका हूं। ये बात भी मुझे अभी पता चली, मैं जब अंदर एंट्री कर रहा था तो एक सज्जन मुझे देखकर बोली, इस प्रोग्राम में भी तुम हो क्या? मैंने कहा आपका टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा, एक ने मुझे अभी बाहर कहा, कुछ भी कहो तुम्हारा काम टीवी पर ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? बोले तब रिमोट हमारे हाथ में रहता है। और ये शाल ओढ़ाकर स्वागत वगैरह, स्वागत समारोह भी बहुत अच्छा हुआ। मेरे मोहल्ले में तो मेरे 4 लोग मेरे घर पे आए, बोले आप बहुत अच्छे कवि हैं, आपने टीवी में आके मोहल्ले का नाम रोशन किया, हम आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी करो। शाम को उन्होंने सम्मान समारोह रखा तो मोहल्ले के एक चाचा जी शाल लेकर खड़े हो गए। रामलाल जी ने कहा आप चाचा जी शाल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे। मैंने कहा ओढ़ाओ। वो बोला आप सो जाएं तो ओढ़ाऊं। लेकिन यहाँ स्वागत समारोह बहुत अच्छा हुआ। और मेरी ये ड्रेस मेरी देखिए फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं ऊपर हूं, आप नीचे बैठे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो एक बस स्टॉप पर खड़ा था बंबई में, मेरे पीछे लंबी लाइन, तभी वहां एक भिखारी आया। अब उसने ऐसा सिंपैथिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि सभी लोग इमोशनल हो गए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 4 रुपए दिए। 5 मिनट में उसके पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए। हम लोग बस के इंतजार में खड़े ही रह गए, अगला टैक्सी करके निकल गया। तो मैं कह रहा था कि हमारे आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, कीर्ति जी, ये वो कवि हैं जिनकी मंच पर उपस्थिति उपलब्धि है। बाद में ये जो कुछ बोलते हैं वो तो बोनस है कि नहीं? बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़ा नाम है, इनकी उपस्थिति उपलब्धि है। दुनिया में जहां जहां हिंदी बोली सुनी और समझी जाती है वहां वहां इन्होंने काव्य पाठ किया है और लोगों ने पसंद किया है। तो मैं इनके सामने एक रचना, एक हास्य और व्यंग्य की मिलीजुली रचना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए कवि ये भी है, मैं भी हूं, फर्क सिर्फ इतना ये डिमांडेड है, मैं वांटेड हूं। तो अब अंतिम रूप से मुझे अच्छी विदाई देना। एक कविता मैं सुना रहा हूं। देखिए औपचारिकता पे है कविता। हम दिन भर कितनी औपचारिकताएं निभाते हैं। कोई गहरी नींद में सो रहा होगा तो उसे जगाकर पूछेंगे सो रहा था क्या? ऐसी बातों के जवाब अच्छे नहीं मिलते। एक दिन दोपहर को मेरा एक दोस्त घर पर आया, मैं खाना खा रहा था। ये देखते हुए भी कि मैं खाना खा रहा हूं, उसने मुझसे पूछा खाना खा रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, थाली में दंतमंजन लेकर बैठा हूं। थिएटर में एक आदमी ने इंटरवल में मुझसे पूछा फिल्म देखने आए हो? मैंने कहा नहीं, समोसे बेचने आया हूं। भाई जो चीज सामने नजर आ रही है उसके बारे में क्यों सवाल करना? अब एक आदमी को एक बिल्डिंग में 4थे माले पे जाना था, उसने लिफ्टमैन से बड़ा अजीब सवाल किया, ये लिफ्ट 4थे माले पे जाएगी? 4थे माले पे? लिफ्टमैन बोला नहीं, पहले माले पे जाएगी फिर बाजू की बिल्डिंग में टर्न हो जाएगी। अच्छा, मेरा कहना यह है कि जवाब कभी गलत नहीं होते, सवाल गलत होते। मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग मॉल में गया तो एक आदमी ने मुझसे पूछा वाइफ को शॉपिंग कराने लाए हो? मैंने कहा नहीं, पोलियो की खुराक पिलाने लाया हूं। अभी मैंने देखिए पीछे एक आदमी से कहा, वही सज्जन है ना, हाँ, उन्हीं से कहा कि 1 गिलास पानी लाना। ये बोले क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। अब एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सहारा देकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी किसी ने पूछ लिया भाभी जी प्रेग्नेंट है? वो बोला नहीं, फुटबॉल निकल गई है। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। निकलवाने जा रहे हैं। और देखिए सबसे ज्यादा औपचारिकताएं निभाई जाती है अस्पताल के कमरे में। अस्पताल का कमरा एक ऐसी जगह है जहां मरीज के रिश्तेदार अपने बाकी के रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। तो एक रचना बनी है, जरा ध्यान देना और बात अच्छी लगे तो रचना पर भी आपका उतना ही आशीर्वाद मिले। अंतिम रूप से एक रचना, हाँ लगे रहो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मारवाड़ी समाज है ना, जानता हूं। एक बार मैं बीमार हुआ, हर इलाज बेकार हुआ, बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब देखिए जो मरीज का हालचाल पूछने आते हैं वो औपचारिकताएं किस तरह से निभाते। कविता के साथ जुड़ना और बात अच्छी लगे मुझे आशीर्वाद देना। एक बार मैं बीमार हुआ, हर इलाज बेकार हुआ, बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अगले ही दिन एक दोस्त आया, साथ में फूलों का गुलदस्ता लाया, लाकर मुझ पर चढ़ाया। फिर 2 मिनट का मौन रखकर और आंख से गले तक भरकर बड़ी मुश्किल से मुंह खोला और बोला क्या बीमारी है? मैंने कहा तलाक जारी है।
वो उदास होकर बोला, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, आजकल डॉक्टर के पास बीमारी पता करने का टाइम नहीं है, बस इलाज शुरू कर देते हैं बिना कुछ पूछे मरीज से। मेरी चाची को मलेरिया था पर मरी डायबिटीज से। बस इलाज शुरू कर देते हैं बिना कुछ पूछे मरीज से। मेरी चाची को मलेरिया था पर मरी डायबिटीज से। पर तुम चिंता मत करो, यह अस्पताल ठीक लगता है, यहां मरीज को मलेरिया हो तो वो मलेरिया से ही मरता है। देखिए मेरा हौसला बढ़ा रहा है। ये तो कुछ नहीं, मैं सही में बीमार हुआ था तो नंद किशोर अकेला जी और राकेश जी ये दोनों मुझे देखने आए बॉम्बे हॉस्पिटल में। वो अकेला जी हाथ जोड़कर बोले, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना। और ये राकेश जी कान में आकर बोले, नर्स बहुत सुंदर है, ठीक होने में जल्दबाजी मत करना। और देखिए कुछ लोग आते हैं जो आते ही खुद डॉक्टर बन जाते हैं। ऑब्जर्वेशन देखना। तभी एक दूर का रिश्तेदार आया, साथ में कुछ फल फ्रूट्स लाया, आते ही अपने अध कचरे ज्ञान का ढक्कन खोला और मेरे सर पे हाथ रख के बोला, नींद नहीं आती है? मैंने कहा हाँ। बेचैनी बढ़ती जाती है? मैंने कहा हाँ। सीने में दर्द उठता है? मैंने कहा उठता है। रह रहकर पेट दुखता है? मैंने कहा दुखता है। यह सुनकर वो रोने लगा, अपने आंसुओं से अपना मुंह धोने लगा। मैंने रोका तो बोला, मेरी बुआ के लड़के को भी यही बीमारी थी, यही लक्षण थे, यही निशानी थी। इसके इलाज में सारी जमा पूंजी गवा दी पर मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। आखिर एक दिन इस दुनिया से कूच कर गया, बेचारा भरी जवानी में ही मर गया। यह सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने देखा तो हौसला बढ़ाने मेरे पास आ गया, बोला हिम्मत से काम लो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी से आदमी बचकर निकल भी आता है तो भी शरीर से अपाहिज तो हो ही जाता है। देखिए मेरा हौसला बढ़ा रहा है। पर इस बीमारी से आदमी बचकर निकल भी आता है तो भी शरीर से अपाहिज तो हो ही जाता है। दवा बराबर खाना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। मैंने कहा जरूर बताऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, अच्छा कल फिर आऊंगा। ऐसे शुभचिंतक जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते। और कुछ तो ऐसे लोग हालचाल पूछने आते हैं जिनकी खुद की हालत काबिले बयान नहीं होती। चित्र देखना, मोहल्ले के एक दादाजी छड़ी टेकते हुए आए, आते ही हाफने लगे, खड़े खड़े कांपने लगे। किसी तरह उन्हें बिठाया, एक गिलास पानी पिलाया। फिर मैंने ही पूछा, आप कैसी तबीयत है? फिर मैंने ही पूछा, आप कैसी तबीयत है? वे कुर्सी पर बैठे बैठे बोले, क्या बताऊं बेटे, हालत इतनी संजीदा है कि मैं जिस डॉक्टर की दवा पर जिंदा हूं वो खुद अब दुआ पर जिंदा है। प्राण इस पिंजरे से निकलने को मचल रहे हैं, लीवर और किडनी पेंशन पर चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि हृदय त्याग पत्र देने पर आमादा है। लेकिन आदमी जो आशावाद पॉजिटिविटी की बात की, आदमी बहुत आशावादी होता है। पॉजिटिविटी की हाइट देखना और बात अच्छी लगे तो मुझे तालियों के साथ बताना वो दादाजी क्या कह रहे हैं। ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि हृदय त्याग पत्र देने पर आमादा है, यमराज छाती पर बैठा है बनकर दरोगा। अब तुम ही बताओ बेटे, इस 72 साल की उम्र में ये हाल है तो बुढ़ापे में तो भगवान जाने क्या होगा। इससे बड़ा आशावादी कौन होगा। और अंतिम 4 पंक्तियां कविता का निष्कर्ष की बीमारी बहुत मामूली थी लेकिन लोगों की दुआएं मुझे मारने पर तुली थी। यदि इनमें से कोई नहीं आता तो मैं 2 दिन में ठीक हो जाता, लेकिन इनकी दुआओं का असर कुछ ऐसा रंग लाया कि मैं पूरे 1 महीने बाद ही अस्पताल से निकल पाया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक